बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। 1258 एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में खून और आग से लिखी गई। बगदाद इस्लामी तहजीब का सुनहरा दौर, इल्म का मरकज और दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी। यह शहर जो सदियों से वैज्ञानिकों और सुल्तानों का गढ़ रहा, अब एक खतरनाक तूफान के सामने खड़ा था। मंगोल साम्राज्य हलाकू खान की अगुवाई में बगदाद की दीवारों के सामने आ चुका था। ये कहानी है एक शहर की जो तालीम, इल्म और तहजीब की निशानी थी। ये कहानी है एक बर्बर सेना की जिसने आधी दुनिया को अपने घोड़ों के नीचे रौंद डाला। ये कहानी है तबाही की, ये कहानी है विश्वघात की और उस आग की जिसने बगदाद को राख में बदल दिया। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मंगोलों ने बगदाद पर हमला क्यों किया था, शिया और ईसाइयों ने मंगोलों का साथ क्यों दिया था, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बैतुल हिकमा को कैसे बर्बाद किया गया, कैसे मंगोल सेना ने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। बने रहिए इस वीडियो के साथ। बगदाद की नींव 762 ईस्वी में अब्बासी सल्तनत के दूसरे खलीफा अल मंसूर ने रखी थी। बगदाद पहले एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी जो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गई। बगदाद में उस वक्त 10 लाख लोग रहते थे। मुसलमानों ने बगदाद को इस रफ्तार से तरक्की दी कि जल्द ही बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बन गया। दुनिया के सबसे बड़े पोएट्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, म्यूजिशियन, स्कॉलर्स और साइंटिस्ट बगदाद में पनपने लगे। बगदाद में एक ऐसी लाइब्रेरी कायम की गई जहां दुनिया की हर इल्म की किताब मौजूद थी। इस लाइब्रेरी को बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था, मगर इल्म के दुश्मन मंगोलों ने एक ही झटके में सब बर्बाद कर दिया। चंगेज खान, जिसे दुनिया का सबसे जालिम खूंखार हुक्मरान माना जाता है, उसकी फैलाई मंगोलियन सल्तनत ने हर जगह जुल्म और बर्बादी की दास्तान लिखी। जहां जहां मंगोल हमले करते वहां की हर एक इंच जमीन खून से सनी होती थी। चंगेज खान के बाद उसका बेटा तोलुई मंगोलियन सल्तनत का राजा बना और फिर तोलुई के बाद उसका बेटा मोंगके खान मंगोलियन सल्तनत का राजा बनता है। मोंगके खान पूरी दुनिया में मंगोलियन सल्तनत कायम करना चाहता था। इसी इरादे से उसने अपने सबसे क्रूर और जालिम भाई हलाकू खान को सन 1251 ईस्वी में मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों को फतह करने भेज दिया। ये कोई आम मिशन नहीं था। मंगोलिया से बगदाद पहुँचते पहुँचते ही हलाकू खान को 7 साल लग गए थे, क्योंकि मंगोल अपने इस रास्ते में आने वाली हर रियासत, हर कबीले को फतह करते आ रहे थे। इसके साथ ही हलाकू खान के साथ 1.5 लाख की मंगोल फौज चल रही थी। हलाकू खान की मदद के लिए जॉर्जिया और आर्मेनिया की ईसाई फौजें भी मंगोल फौज में शामिल हो गई। ये क्रूसेडर्स थे जो खास मुसलमानों को मारने के लिए पैदा किए गए थे। हलाकू खान की बीवी ईसाई थी, इसी वजह से बहुत से ईसाई मंगोल सेना के साथ मिले थे। ईसाइयों ने यहाँ मौके का फायदा उठाया था, क्योंकि ईसाइयों में इतना दम नहीं बचा था कि वो अपने दम पर मुसलमानों से भिड़ सके। मंगोल आगे बढ़ते गए। मंगोलों का सामना पर्शिया के शियाओं से हुआ। शियाओं ने पहले तो मंगोलों को खूब टक्कर दी, मगर इतनी बड़ी मंगोल फौज के सामने वो कहां टिकने वाले थे। मंगोलों ने शियाओं की हर रियासत, हर कबीले और हर किले को तहस नहस कर डाला। देखते ही देखते मंगोल अब बगदाद तक पहुंच चुके थे और अब मंगोलों का आखिरी टारगेट था बगदाद। इस वक्त बगदाद में सल्तनत अब्बासिया के खलीफा थे अल मुंतसिम बिल्लाह। खलीफा को ये वहम था कि वो मुस्लिम उम्मत का खलीफा है। उसके एक इशारे पर पूरी दुनिया की मुस्लिम फौज मंगोलों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसी बात का डर हलाकू खान को भी था, मगर खलीफा का ये वहम जंग के वक्त मिट्टी में मिल गया। मिस्र में ममलूक सल्तनत पहले से अब्बासी सल्तनत की दुश्मन थी और सीरिया की अयूबी सल्तनत को इस हमले से कोई लेना देना नहीं था। मंगोलों का बगदाद पर हमला करने की एक वजह ये भी थी कि जिस वक्त 1257 में मंगोल शियाओं से जंग कर रहे थे, तब हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिम से फौजी मदद मांगी थी, मगर खलीफा ने ये कहकर मना कर दिया कि हम अपनी फौज मुसलमानों के खिलाफ नहीं उतारेंगे।
ये मंगोलों की छुपी हुई साजिश थी। फौजी मदद मांगकर हलाकू खान बगदाद से मुस्लिम फौज हटाना चाहता था ताकि बगदाद पर हमला करना आसान हो जाए। हैरानी की बात थी कि जिन शियाओं के खिलाफ खलीफा ने फौज भेजने से इनकार कर दिया था, बाद में वही शिया मंगोलों के साथ मिल गए और बगदाद पर हमला कर दिया। बगदाद में खलीफा का एक वजीर मोहम्मद इब्ने अल-अलकानी, जो कि शिया था, वो भी अंदरूनी तौर पर मंगोलों से जा मिला और गद्दारी कर गया। अलकानी खलीफा की हर खबर हलाकू खान तक पहुंचाने लगा और फिर बगदाद में शिया सुन्नी का ऐसा माहौल बना कि वहां शिया सुन्नी दंगे शुरू हो गए। मुसलमान आपस में ही लड़ने लगे और इसी की वजह से शिया मंगोलों के साथ जा मिले। शिया बगदाद में सुन्नी हुकूमत को खत्म करना चाहते थे, मगर उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब्बासी खलीफा का मुकाबला कर सके। सितंबर 1257 में हलाकू खान अपनी 1.5 लाख की फौज के साथ बगदाद के बॉर्डर तक आ पहुंचा। हलाकू खान ने खलीफा अल-मुंतसिम को पैगाम भेजा जिसमें धमकी भरे अंदाज में लिखा था कि लोहे की सुइयों को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, उसकी खाइयां पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई कर दी तो तुम्हें ना पाताल में पनाह मिलेगी ना ऊंचे आसमान में। दोस्तों, इस्लाम में खलीफा सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। खलीफा के एक कहने पर दुनिया का हर मुसलमान इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। यही सोच उस वक्त खलीफा मुंतसिम की थी। वो सोच रहा था कि बगदाद पर हमले की खबर सुनकर मराकिज से लेकर ईरान तक सभी मुसलमान उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इसी जोश में खलीफा ने हलाकू खान को जवाबी खत लिखा कि नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को दुनिया का मालिक समझने लगे हो। मेरे पास पूरब से लेकर पश्चिम तक खुदा को मानने वाली आवाम है, इसीलिए सलामती से चुपचाप वापस लौट जाओ। ये वो वक्त था जब 500 साल पुरानी अब्बासी सल्तनत पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से दूसरी मुस्लिम सल्तनतों ने भी खलीफा का साथ नहीं दिया था। खलीफा का जवाब सुनते ही हलाकू खान अपना आपा खो बैठा और 30 जनवरी 1258 को उसने अपनी 1.5 लाख की फौज से पूरे बगदाद को घेर लिया। मंगोलों ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उधर जब खलीफा को हमले की खबर मिली तो उन्होंने बाकी मुस्लिम सल्तनतों को मदद के लिए पुकारा, मगर किसी ने भी पलट के जवाब नहीं दिया। खलीफा ने जैसे तैसे 50,000 की फौज इकट्ठा की, जिसका मंगोलों के सामने टिकना मुश्किल लग रहा था। मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी काफी मजबूत थी। फौज में चीनी इंजीनियरों की टीम थी जो बारूद के इस्तेमाल में महारत रखती थी, जबकि बगदाद की मुस्लिम फौज सिर्फ तीर पर आग लगाकर फेंकना जानती थी। बारूद से उनका कभी वास्ता तक नहीं पड़ा था। मंगोलों ने बगदाद की दीवारों में बारूद लगाकर धमाके शुरू कर दिए। बगदाद की आवाम ने ऐसी अफरा तफरी पहले कभी नहीं देखी थी। 1 फरवरी को मंगोलों की एक छोटी टुकड़ी शहर में घुस गई और कत्लेआम और लूटमार करने लगी, मगर मुस्लिम फौजियों ने उनको खदेड़ दिया। अगले ही दिन मंगोलों की दूसरी टुकड़ी भारी तादाद में शहर में घुस गई, जिसका मुकाबला बगदाद की फौज नहीं कर पाई। दुनिया के लिए ये वो वक्त था जब मंगोलों ने अपना सबसे जालिमाना चेहरा दुनिया को दिखाया था। बगदाद में घुसते ही मंगोलों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। औरतें, बच्चे, जानवर, बूढ़े, जो भी दिखता हर किसी को तलवारों से काट दिया गया। घरों में आग लगा दी गई। बगदाद की बड़ी बड़ी आलिशान मस्जिदों को बारूद से ढहा दिया गया और जो बच गई उनको ईसाई चर्चों में बदल दिया गया। हर गली चौराहों में लाशें पड़ी थी, खून की नदियां बह रही थी। दजला नदी इंसानी खून की वजह से लाल हो चुकी थी। मंगोल मुस्लिम फौजियों को पकड़कर शहर की दीवार पर खड़ा करके जिंदा जला रहे थे। कुछ के सिर काटकर खंभों पर लटका देते ताकि बाकी मुस्लिम फौजियों का हौसला टूट जाए। बगदाद में इतनी लाशें हो गई थी कि उनकी बदबू से खुद मंगोलों का दम घुटने लगा था। हलाकू खान खुद बदबू से परेशान होकर शहर से बाहर चला गया था। खुद हलाकू खान के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने 2 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था, जबकि बाकी इतिहासकार कहते हैं कि तकरीबन 8 से 10 लाख मुसलमानों को मार दिया गया था। बगदाद उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर शहर था। कहा जाता है कि मंगोलों ने यहाँ से इतना खजाना लूटा कि मंगोल फौज को खजाना लादने के लिए हजारों ऊंट और बैलगाड़ियों की जरूरत पड़ गई थी। जान और माल का ये नुकसान इल्म के उस नुकसान की बराबरी नहीं कर सकता जिसे मंगोलों ने हमेशा के लिए मिटा दिया था।
बगदाद का हाउस ऑफ विजडम यानी बैतुल हिकमा, जो उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां लाखों इल्म की किताबें रखी थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक तालीम हासिल कर रहे थे, मंगोलों ने इसे भी खत्म कर दिया। बैतुल हिकमा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आज नासा में जो वैज्ञानिक हैं, उनसे भी ज्यादा इल्म वाले वैज्ञानिक बगदाद में हुआ करते थे। यहाँ ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर्स थे, ऐसी ऐसी किताबें थी, जो अगर उस वक्त बच जाती तो आज माहौल एकदम उल्टा होता। अमेरिका की जगह आज बगदाद सुपर पावर होता, मगर मंगोलों ने सब खत्म कर दिया। हर किताब को आग लगा दी, लाखों किताबों को दजला नदी में बहा दिया गया। यहाँ तक कि दजला नदी का पानी किताबों की स्याही से नीला हो गया था। बड़े बड़े मुस्लिम विद्वानों, लेखकों, फिलोसोफर्स और वैज्ञानिकों को जिंदा जला दिया गया। उस वक्त पूरा यूरोप इल्म के मैदान में अंधेरे में था, जबकि मुस्लिम दुनिया सबसे आगे थी। आज यूरोप इतनी तरक्की सिर्फ इसलिए कर पाया है कि 1258 में बगदाद का हाउस ऑफ विजडम बर्बाद कर दिया गया था। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मंगोलों ने बगदाद में हर शख्स को कत्ल किया था, सिवाय ईसाइयों के, क्योंकि हलाकू खान की बीवी ईसाई थी, जिसने ईसाइयों को बचाकर सिर्फ मुसलमानों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। ये पूरा कत्लेआम और लूटमार पूरे एक हफ्ते तक चला था। बगदाद के खलीफा ने हलाकू खान के सामने सरेंडर करके समझौता करने की भी कोशिश की, मगर हलाकू खान नहीं माना। उसे फतह नजर आ रही थी और वो सब बर्बाद कर देना चाहता था। आखिर में 15 फरवरी 1258 को खलीफा मुंतसिम और उनके पूरे परिवार को पकड़ लिया जाता है। खलीफा के सामने ही उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है और फिर फतह की खुशी में हलाकू खान एक दावत का एहतमाम करता है, जिसमें खलीफा को भी शामिल किया जाता है। हलाकू खान खलीफा के सामने एक सोने की प्लेट लाता है। खलीफा मुंतसिम भूख के मारे फौरन थाली से कपड़ा हटाता है। थाली में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात रखे थे। हलाकू खान कहता है, खाओ। खलीफा ने कहा, हीरों को कैसे खाऊं? हलाकू खान कहता है कि तो फिर तुमने ये खजाना क्यों इकट्ठा किया था? तुमने अगर इस दौलत को अपने फौजियों पर, हथियारों पर खर्च किया होता तो आज मैं तुम पर हमला न कर पाता। खलीफा ने कहा, यही अल्लाह की मर्जी थी। हलाकू खान कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ होगा वो भी अल्लाह की मर्जी है। इसके बाद खलीफा को कालीन में लपेट दिया जाता है और ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। घोड़े तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक खलीफा मुंतसिम की एक एक हड्डी चूर चूर न हो गई। मंगोलों की ये परंपरा थी कि वो शाही खून यानी राजा या बादशाह के खून को जमीन पर गिराना हराम समझते थे। इसी वजह से हलाकू खान ने खलीफा को कालीन में लपेटकर उनका कत्ल कर दिया। मंगोलों ने न सिर्फ बगदाद को बर्बाद किया था, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के भविष्य को रोक दिया था। अगर ये हमला न हुआ होता तो आज मुसलमानों के हालात कुछ और होते।